किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं उनसे आपको जागरूक कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। कृषि मेले हमेशा से ही किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हुए हैं। हमारे किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक पुल का काम करते हैं ये कृषि मेले। हमारे देश के वैज्ञानिक जो भी नई नई तकनीकें विकसित करते हैं उनसे रूबरू करते हैं इस मेले के माध्यम से हमारे किसानों को। जी हाँ, हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो मेलों का रुख करते हैं, आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक होते हैं और अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाते हैं। ऐसे ही कृषि मेले का आयोजन पिछले दिनों पंतनगर में किया गया। क्या कुछ खास रहा उसमें, आइए उसकी झलक आपको दिखाएं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 10 से 13 अक्टूबर 2025 तक 118वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी आयोजित की गई। 118वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। आयोजन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि अन्नदाताओं के बीच उपस्थित होकर मैं अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने मेले में आए सभी अन्नदाताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। ये जो हमने हर साल 2 बार ये मेला करते हैं, जो मेला मेरे गांव में होता था, आई एम फ्रॉम अमृतसर, जैसे मेले का समय आता था, नए कपड़े, नई पगड़ी, नए जूते, तो जितने पैसे बचाए हुए हैं उसको इकट्ठा करके मेले में जाते थे। ऐसा लगता था कि मजे करने वाला हूं। मेरे को नहीं मालूम था कि मेले के अंदर में हम अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने परिवार का भविष्य लिख रहे हैं। इस मेले का जो सोच है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो गेम चेंजर है, जो टर्निंग पॉइंट है, दैट इज टू बी फ्यूचर रेडी। मुझे ऐसा लगता है यू हैव अंडरस्टूड द मंत्र ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यू अंडरस्टूड द मंत्र ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। दीज आर द फोर्स मल्टीप्लायर्स। वी शुड टेक द मैसेज फ्रॉम हियर दैट आवर एग्रीकल्चर, जब मैं एग्रीकल्चर बोलता हूं, इट इंक्लूड्स ऑल द फेसेट्स ऑफ इट, horticulture, poultry, fishery, the technical part of it, instruments part of it, everything. मैं जब पहली बार यहां पर आया था जीबी पंत में, तो मेरे को तो हमारी एक बेटी, she was doing research in broccoli. मेरा दिल किया इसका नाम ही ब्रोकली होना चाहिए, क्योंकि इतना पैशन से वो अपनी रिसर्च कर रही थी। एक और जो हमारा बेटा रिसर्च कर रहा था वर्टिकल गार्डनिंग में करेला, मेरा तो दिल कर रहा था इसका नाम मिस्टर करेला ही। मैं एक बार चाइना गया था, तो वहां का एक मेले के अंदर में मैंने 105 kg का एक इसी प्रकार देखा था, और मेरा दिल है दैट वी गॉट टू ब्रेक द रिकॉर्ड। एंड मेरे को लगता है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट है, मेरे को इजराइल जाने का भी एक मौका मिला और मैंने वहां देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से वहां पर एग्रीकल्चर के अंदर पेड़ देखा संतरे का, संतरे ही संतरे लगे हुए, अंगूर का देखा तो उसमें अंगूर ही अंगूर लगे हुए हैं, क्योंकि एक एक अंगूर को एआई आइडेंटिटी के साथ में उसको ग्रो किया गया, उसका माइन्यूटेस्ट ऑफ टाइमिंग के साथ में उसको कंप्यूटर के साथ में मिला के किया गया। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, एक्चुअली
आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। आपको बता दें, पंतनगर कृषि मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ये देश भर के किसानों, वैज्ञानिकों, कृषि तकनीशियनों और उद्यमियों के लिए एक साझा मंच है, जहां नवीनतम कृषि तकनीकों, कृषि यंत्रों, बीजों, उर्वरकों और डिजिटल समाधानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ किसानों को समस्या समाधान, प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और नवाचारों की जानकारी एक ही स्थल पर मिलती है। इस साल स्मार्ट कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन तकनीक, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, फसल बीमा और ई कॉमर्स जैसे आधुनिक विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में लगे इस किसान मेले के बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का मैं इसमें नहीं कहूँगा कि क्या हमारा रोल रहा है। हर समय हम सुनते आए हैं कि ये हरित क्रांति की जननी रही है, लेकिन इस मौके में मैं जरूर ये कहूँगा कि हमें जो विशेष तौर से आपने देखा होगा इस साल में कि जो हम ये तो रहे हैं, पहले हमने क्या किया, आज उसके आप विटनेस भी हैं कि इस समय जो पैदावार हमारे देश में विश्व में नंबर 1 पर हम पहुंच चुके हैं। अनाज उत्पादन में नंबर 1 पर हैं हम, दूध उत्पादन में नंबर 2 पर हैं हम, मत्स्य उत्पादन में, और नंबर 2 पर ही हैं हम पोल्ट्री एग उत्पादन में। तो ये तभी संभव हो पाया है कि जब हमारे 1960 से लेकर अब तक ये विश्वविद्यालय इस ढंग से कार्य करता रहा और इसने कई वैरायटीज यहाँ पर विकसित की है। कई पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस हमने छोटे छोटे भले ही होते हैं अपने किसानों को दिए हैं, और कई हमने इस समय पिछले 3 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कि 10 हमने पल्सेस की वैरायटी डेवलप की है यहाँ पर, और कम से कम 7 हमने जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो कमर्शलाइज की गई। इस मेले में बीज के नई किस्मों की खरीद बिक्री भी हुई। देश भर से आए किसान भाइयों ने बीज के नई किस्मों की बड़े स्तर पर खरीदारी की है। इस मेले में नए और आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस किसान मेले में देश भर से आए हजारों की संख्या में किसान भाई, कृषि विज्ञान केंद्र के बड़े अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के कृषि आधारित मेले किसान भाइयों को आर्थिक मदद करने में बेहद उपयोगी साबित होते हैं। आइए सीधा नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। शीतकालीन सब्जियों की खेती करना हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि शीतकालीन सब्जियों में कीड़े और बीमारियों का जो प्रकोप है काफी कम होता है, जिससे हमारे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। किस तरह से शीतकालीन सब्जियां हमारे किसान लगा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो हमें पता है कि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, और सब्जियां ही सबसे सस्ते पोषक तत्व प्रदान करने के कारक होते हैं। जब हम सर्दी के मौसम में अगर हम सब्जियों की बात करें, इस मौसम में हम सुरक्षित सब्जी उगा सकते हैं। सुरक्षित का मतलब होता है कि इस मौसम में जो पेस्टिसाइड होते हैं उनके प्रयोग करने की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि रोग और कीड़ों का प्रकोप कम होता है। दूसरी बात, जहाँ तक मैं पोषक तत्वों की बात कर रहा था, तो प्रोटीन की कमी काफ़ी बच्चों में पाई जाती है। जो दलहनी कुल की जो सब्जियां होती हैं उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इस मौसम की एक सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जी फसल है वो मटर है। मटर अगर किसान भाई बहन अगर अगेता मटर अगर उगाते हैं तो आपका मुनाफा अधिक होगा। सब्जी की फसलों के किसान और काश्तकारों को ये ध्यान देना है कि हमें टोटल मुनाफा पे ध्यान देना है, ना कि उपज पे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी उपज कम होगी लेकिन बाजार मूल्य आपको अधिक मिलेगा, इस कारण से आपका टोटल मुनाफा अधिक होगा। जो किसान भाई बहन अगर सुन रहे हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि पूसा संस्थान की कई सारी
सब्जी मटर की प्रजातियां हैं। जैसे आप पूसा प्रगति का उपयोग कर सकते हैं, जो करीब करीब 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन देगा, और इसे आप अभी अक्टूबर के महीने से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। जो किसान भाई अगर जल्दी लगाते हैं तो उनकी फसल जल्दी तैयार होती है, यानी अगर आप 15 अक्टूबर तक अगर लगाते हैं तो ये करीब करीब 60 से 70 दिन में तैयार होगी। जितना आप लेट करते जाएंगे, तापमान कम होता जाएगा, उतनी आपकी फसल की जो अवधि होगी वो बढ़ती जाएगी। दूसरा हमें ये ध्यान देना है कि इस दौरान कुछ उकठा बीमारी एक आती है। जब तापमान अधिक रहता है तो अगेती जो मटर की हम खेती करते हैं, तो एक उकठा रोग रोधी प्रजाति आई है पूसा श्री, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो किसान भाई अगर मेन सीजन की यानी मुख्य सीजन की अगर फसल लगाना चाहते हैं तो वो पूसा प्रबल प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं, जो 100 से 120 दिन में तैयार होगी और उपज भी करीब 120 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देगी। बथुआ में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन ए भी होता है और बाकी जो लौह तत्व होते हैं ये भी काफ़ी होता है। उसकी भी एक प्रजाति है पूसा बथुआ 1, और एक हरे रंग का जो बथुआ है उसकी प्रजाति है पूसा ग्रीन। तो इनका करीब करीब 2 किलो बीज जो होता है प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। और इन उन्नत प्रजातियों के बीज आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं, या जो राष्ट्रीय बीज निगम है NSC, उनसे आप लेके और इनकी उन्नत खेती करके आप अपना मुनाफा जो है वो बढ़ा सकते हैं। ज़ूनोटिक डिजीज हमारे किसानों के लिए चिंता का विषय है। जी हाँ, इनसे कैसे बचा जा सकता है, किस तरह के प्रबंधन किए जा सकते हैं, इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रही हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से उपायुक्त डॉक्टर अरुणा शर्मा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाएं। ज़ूनोटिक डिजीजेस वो बीमारियां हैं जो पशुओं से मनुष्य में या मनुष्य से पशु में जो फैल सकती हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, रेबीज़ की बीमारी कुत्ते के काटने से होती है, ब्रूसेलोसिस की बीमारी पशुओं से मनुष्य में फैलती है, और बर्ड फ्लू जो पक्षियों से मनुष्य में आ सकता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियों के उदाहरण हैं जो आप सब उससे अवगत होंगे। लेकिन इन बीमारियों से बिल्कुल पूरी तरह बचा जा सकता है। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये बीमारियों को कौन से फैक्टर्स हैं जो बढ़ाते हैं। जैसे वनों की कटाई, जिसके कारण जंगली जानवर जो है हमारे पशुओं के से इंटरमिक्सिंग होती है और जो है बीमारी का संचरण होने का चांस बढ़ता है। फिर है जलवायु परिवर्तन, जो वायरस बैक्टीरिया इनकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। फिर वैश्वीकरण और जो उत्परिवर्तन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन बीमारियों को बढ़ा रही हैं। अब ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, किस रूट के थ्रू फैलती हैं? तो ये दूषित वायु, दूषित पानी, जब पशु बीमार होता है तो अब समय की कमी के साथ कारण हम पूरे विस्तार में तो हर एक बीमारी के बारे में नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन कुछ सामान्य से सिम्टम हैं, जैसे कि पशु उसमें सुस्त रहेगा, वो कुछ अलग थलग रहेगा, या उसे बुखार आएगा, या कुछ उसका वजन कम होगा, भूख में कमी आएगी या खाना बंद कर देगा, कुछ सांस के साथ घरघराहट की आवाज़ आ सकती है, और नजेला जैसे सिम्टम, उल्टी, दस्त, और या समन्वय में कमी और सिर चकरा के गिरना, इस तरह के बहुत से सिम्टम्स हैं। तो आपको सबसे पहले जो है जो निकटतम पशु चिकित्सालय है वहाँ पे सूचित जरूर करना है। और जैसे ही ऐसे कोई सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले उस जानवर को बाकी के जानवरों से अलग करना है, ताकि और इस छोटे से स्टेप से जो है हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। टीकाकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हमें करवाना ही चाहिए। और भारत सरकार ऐसे बहुत सी स्कीम, जैसे कि खुरपका, मुंहपका हो गया, PPR हो गया, ब्रूसेलोसिस और क्लासिकल स्वाइन फीवर, इन सब बीमारियों के लिए कंट्रोल और उन्मूलन प्रोग्राम के तहत मुफ्त में वैक्सीनेशन जो है उसकी राज्य सरकार की सहायता कर रही है। और इसके अलावा भी एस्कैट जैसी स्कीम है जिसमें बहुत सी बीमारियों को कवर किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की सहायता भारत सरकार करती है कि जिससे इस तरह की बीमारियां ना फैले। तो आप सबका से मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण
ज़रूर करवावे। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बस एक योजना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है वर्षा आधारित खेती की उत्पादकता को और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। जी हाँ, इसके तहत एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से उपयोग किया जाता है, उनका प्रबंधन सही तरीके से किया जाता है। हमारे किसान इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उपायुक्त डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी द्वारा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए विस्तार से आपको दिखाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 46% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। और लेकिन हम ये भी देखते हैं कि भारतीय जो कृषि है वो मुख्यतः मानसून पर आधारित है और हमारा जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है उसका लगभग 55% क्षेत्रफल हमारा वर्षा सिंचित क्षेत्रफल है। और दूसरी तरफ ये हमारे कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग अपना 40% की हिस्सेदारी रखता है। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं आजकल कि जलवायु परिवर्तन की घटनाएं, जैसे कि जो वर्षा का जो बदलता पैटर्न है और जो तापमान में उतार चढ़ाव हैं और जो चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कहीं सूखा हो जा रहा है, कहीं बाढ़ हो जा रही है, तो ये हमारी खेती को लगातार प्रभावित कर रही है और इससे जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है वो खतरे में जा रहा है। तो और जो हमारा वर्षा सिंचित क्षेत्र है वो वहाँ जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमें अपने खाद्यान्न उत्पादन में और अपने जो कृषि है उसमें स्थायित्व लाना है, तो उसके लिए हमें एक विशेष अपनी एक रणनीति अपनानी होगी। तो इसी के दृष्टिगत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हम वर्षा आधारित क्षेत्रों में जो स्थान विशेष में जो एकीकृत फसल प्रणाली है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको हम कृषि को लाभकारी और जलवायु के अनुकूल बनाया जा रहा है। इसमें जहाँ तक इसके घटकों की बात करते हैं, हमारे पास 5 घटक हैं। सबसे पहला घटक इंटीग्रेटेड फार्मिंग एकीकृत फसल प्रणाली है, दूसरा मत्स्य पालन है, तीसरा मौन पालन है, चौथा साइलेज इकाई का निर्माण है और पांचवा वर्मी कंपोस्ट है। और इसके अतिरिक्त इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाते हैं। यदि कोई किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें जो प्रथम घटक है एकीकृत फसल प्रणाली, इसको आवश्यक रूप से करना होगा। और इसके साथ हम चाहे मत्स्य पालन है, चाहे मौन पालन है या फिर साइलेज इकाई है या वर्मी कंपोस्ट है, इसमें से किसी 2 घटकों को अपने साथ ले सकते हैं। और यदि इतना हम करते हैं तो इसमें प्रति किसान को 30,000 रुपये की जो अनुदान है उतना दिया जाता है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जानकारियों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं अगले सेगमेंट पर।
मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारे किसानों को, हमारे देश के युवाओं को माला माल कर सकता है, बशर्ते आप इसकी बारीकियों को समझ ले। जी हाँ, अगर आप भी मुर्गी पालन करते समय कुछ सावधानियां बरत लेते हैं तो आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत काफी कम रहती है। तो किस तरह से मुर्गी पालन बन सकता है आपके लिए फायदे का सौदा, जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत और छोटे स्थान में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। कम लागत में किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश भारत में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ने वाला तकनीक पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखा जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। मुर्गियों को पौष्टिक और ताजा आहार दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित भोजन और उचित रखरखाव से उनका ख्याल रख सकते हैं। मुर्गियों की अच्छी नस्ल का होना भी जरूरी है। मुर्गी पालन करते समय चूजों को उचित मात्रा में दाना और पानी दें। अंडे देने वाली मुर्गियों के डेन में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। दानों में 17% प्रोटीन की मात्रा तथा 26 से 27% कैलोरी ऊर्जा की होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 3 से 4% कैल्शियम की मात्रा दें ताकि अंडों के छिलके पतले ना हों। ध्यान रहे, जिस स्थान पर चूजे हों वहां हवा और कम मात्रा में रोशनी हो। ज्यादा लाइट मिलने पर चूजों में वसा और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो अंडे देने लायक नहीं रह पाती। मुर्गी पालन में कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे मुर्गियों को खतरा रहता है। मुर्गियों में ब्रूसल संक्रामक रोग, मैरेक्स और रेबिल इन्फ्लुएंजा जैसे रोग लग सकते हैं। इन सभी रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। सही समय पर टीकाकरण करवाकर बीमारियां आने का खतरा कम हो जाता है। सरकार द्वारा कई सारे मुर्गी पालन केंद्र भी खोले गए हैं, जहां से प्रशिक्षण लेकर किसान इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जानकारियों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं अगले सेगमेंट पर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसी योजना है जो हमारे किसानों को लाभ तो पहुंचाती है, साथ ही साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो आइए विस्तृत जानकारी देते हैं आपको हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें आपने जाना तमाम खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जी हाँ, कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, कैसे आप अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आपने हासिल की है। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कीजिए krishidarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। उसे ही हम प्राकृतिक खेती करते हैं। इसमें जो भी फसल होती है वो स्वस्थ होती है, अच्छी होती है। तो अगर हम प्राकृतिक करेंगे तो ये बीमारियां भी हमारी कम होंगी और आर्थिक लाभ भी काफी रहेगा इसमें। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 20 अक्टूबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।